संसाधन, जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जल संसाधन, जल प्रकृति की अनुपम देन है। जल प्रकृति की अनुपम देन है। जल ही जीवन है और जल को भारतीय संस्कृति में अमृत के समान माना गया है। जल प्रकृति की अनुपम देन है। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है और जल को भारतीय संस्कृति में, किसमें? भारतीय संस्कृति में, जल को भारतीय संस्कृति में अमृत के समान माना गया है। अमृत के समान माना गया है। जल का वितरण, पृथ्वी पर धरातल पर पृथ्वी का वितरण किस प्रकार है? जल का वितरण पृथ्वी के धरातल पर 71% क्या है? जल। 71% जल है, जबकि 29% जो है वो स्थल है। पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग पर जल है और 29% भाग जो है वो स्थल है। 71% जो जल है, इसका 97% जो जल है वो सागरों और महासागरों में खारे पानी के रूप में है। अर्थात 71% जल का 97% जल जो है सागरों महासागरों में खारे पानी के रूप में है, जबकि 3% जल जो है 3% जल जो है वो उपयोग के लिए है, मानव उपयोग के लिए है। ये 3% जल जो उपयोग के लिए है, इसका 69% जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, हिम के रूप में है, जबकि 30% जो जल है वो जमीन के नीचे भूतल पर है और 1% जो जल है वो मानव पेयजल, सिंचाई और आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोग में लेता है। अर्थात 97% जल जो है सागरों महासागरों में है, 3% जल जो है उपयोग के लिए है। इस 3% का भी 69 जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 30% जो जल है वो भूतल जमीन के नीचे है और 1% जो जल है वो उसे मानव पेयजल, सिंचाई और आर्थिक क्रियाओं के काम में लेता है। अर्थात केवल 1% जल जो है वो हमारे उपयोग के लिए आता है। जल का समुचित प्रबंधन और संरक्षण, अर्थात जल का समुचित प्रबंधन और संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी हो गया है? जल का समुचित संरक्षण और प्रबंधन क्या है? बरसात के बहते हुए जल को बचाना, रोकना, उपयोग के लिए उसे बचा कर रखना जल संरक्षण है। लेकिन जल का समुचित प्रबंधन और संरक्षण क्यों आवश्यक है? वैश्विक उष्णता, जनसंख्या वृद्धि से जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, वैश्विक उष्णता और जनसंख्या वृद्धि से जल संसाधनों पर जो प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को उससे बचाने के लिए, उस प्रभाव को कम करने के लिए वर्षा जल का अधिकतम भाग नदियों, सागरों, महासागरों में जो है खारे पानी के रूप में बहकर बरसाती जल जो है खारे पानी में जाके समा जाता है, जो हमारे उपयोग का नहीं रहता। इस कारण से बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति, नंबर 1, बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति, नंबर 2, मानसून की अनियमितता व अनिश्चितता तथा अकाल व सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जल का समुचित संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक हो गया है। अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय, जिसके एक से अधिक उद्देश्य हो। ऐसी जल परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हो। क्या करती हो? एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति। ऐसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा। आधुनिक भारत के मंदिर कहा किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसे? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। क्यों कहा? क्योंकि इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती थी। जल का वितरण, जल का समुचित प्रबंधन और संरक्षण, जल का समुचित प्रबंधन संरक्षण क्यों आवश्यक हो गया है? और बहुउद्देशीय परियोजना, ये हमारा टॉपिक। इससे आगे
गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हमारे टॉपिक राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत, कल हमने देखा था जल का वितरण, जल संरक्षण, जल का प्रबंधन और संरक्षण। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत। शुरुआत ये कि भाई राजस्थान में जल संरक्षण जो है वो परंपरागत रहा है। क्यों रहा है परंपरागत? क्योंकि राजस्थान में प्रारंभ से ही वर्षा की कमी के कारण अकाल और सूखे की समस्या बनी रहती थी। राजस्थान में बरसात की कमी के कारण, मानसून की अनियमितता के कारण अकाल और सूखे की स्थिति शुरू से ही बनी रहती थी। इस कारण से राजस्थान में प्रारंभ से ही यहाँ के सेठ, साहूकार, स्थानीय शासक उन्होंने जल संरक्षण के लिए परंपरागत स्रोत अर्थात कुछ स्रोत बनाए जिनसे जल का संरक्षण किया गया, और उन स्रोतों के माध्यम से आज भी जल संरक्षण किया जा रहा है। पहला है बावड़ी। बावड़ी क्या है? बावड़ी गोल, चतुष्कोणीय और वर्तुल आकार का एक ऐसा जल संरक्षण स्रोत है जिसके प्रवेश मार्ग से मध्यम मार्ग तक ईंटों और कलात्मक पत्थरों का उपयोग किया जाता है। बावड़ी गोल, चतुष्कोणीय और वर्तुल गोल आकार का जल संरक्षण का एक ऐसा स्रोत है जिसके प्रवेश मार्ग से मध्यम मार्ग तक ईंटों और कलात्मक पत्थरों का उपयोग किया जाता है। उनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। उन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती है। उन सीढ़ियों में कलात्मक स्तंभ और झरोखे होते हैं तथा स्थानीय जल देवताओं की मूर्तियां होती है। स्थानीय जल देवताओं की मूर्तियां होती है। अर्थात बावड़ी होती कैसी है? गोल, चतुष्कोणीय और वर्तुल आकार की, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक कलात्मक ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। आगे जो है उसमें स्तंभ अर्थात आंगननुमा भाग होता है जिसको पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती है। सीढ़ियों में स्तंभ और झरोखे होते हैं और स्थानीय जल देवताओं की मूर्तियां होती है। बावड़ी जो है सभी जिलों में बावड़ियों का निर्माण सभी जिलों में मिलती है, और सभी जिलों में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों होता है। ये जो बावड़ी है इनकी अधिकता के कारण अर्थात सबसे अधिक बावड़ी जो है वो बूंदी शहर में मिलती है। कहाँ मिलती है? बूंदी शहर में। और बूंदी शहर में सबसे अधिक बावड़ी होने के कारण अर्थात बावड़ियों की अधिकता होने के कारण बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप बेल्स के नाम से जाना जाता है। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप बेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? वहां सबसे अधिक बावड़ी है। जोधपुर में कौन सी है? तापी बावड़ी। तापी बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में। भांडारेज की बावड़ी कहाँ है? दौसा में। भांडारेज की बावड़ी दौसा में। बिनाता की बावड़ी चित्तौड़ में, और आवानेर में जो है चांद बावड़ी। कौन सी है? चांद बावड़ी। ये हमारे टॉपिक हुआ। दूसरा है हमारा झीलें। कौन सा है? झीलें। बहते हुए जल संरक्षण का सबसे प्रचलित स्रोत है झील। बहते हुए बरसात का बहता हुआ जल या बहते हुए जल का संरक्षण के लिए सबसे अच्छी जो तकनीक है, सबसे प्रचलित स्रोत है वो है झील। तो झीलों का निर्माण सेठ, साहूकार, शासकों और बंजारों के द्वारा किया गया। किनका निर्माण? झीलों का निर्माण। झील बहते हुए जल के संरक्षण का सबसे प्रचलित स्रोत। बहते हुए जल के संरक्षण का सबसे प्रचलित स्रोत झील। इनका निर्माण सेठ, साहूकार, शासकों और बंजारों आदि ने किया। उपयोग झीलों का उपयोग क्या है? झील जो है पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए काम में आती है। अर्थात झीलों का पानी जो है पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए काम में आता है। इनसे नहर निकालकर जो है सिंचाई भी की जाती है। महत्व भी है इनका। आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक है। किसी भी स्थान या स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास, स्थानीय सामाजिक विकास में भी झीलों का बहुत बड़ा योगदान है। अकाल और सूखे के समय पर ये जीवनदायिनी है। अर्थात अकाल और सूखे के समय पर जब पानी की बहुत अधिक समस्या होती है उस समय पर झीलें जो है हमें जीवनदायिनी के रूप में उपयोग में ली जाती है। अजमेर में आना सागर झील है। उदयपुर में पिछोला और फतेह सागर झील है। बूंदी में नवलखा झील है और राजसमंद में नौचौकी झील है। यह है झील, बहते हुए जल संरक्षण का सबसे प्रचलित स्रोत। अगला है जोहड़। जोहड़ शेखावाटी व हरियाणा, शेखावाटी और हरियाणा में
वर्षा जल संरक्षण का सबसे प्रचलित स्रोत है जोहड़, हरियाणा और शेखावाटी। हरियाणा व शेखावाटी में वर्षा जल का संरक्षण का सबसे प्रचलित स्रोत जोहड़। जोहड़ जो है टांके के समान होता है, जो हमारे आज के घरों में बनाते हैं टैंक, टांका, उस टांके की तरह ही जोहड़ होता है। ये टांके से का ऊपरी भाग, अर्थात इसका ऊपर का जो भाग है वो टांके से अधिक खुला होता है, बड़ा होता है और खुला होता है, गोलाकार होता है। जोहड़ जो है पशुओं व मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। कौन? जोहड़। कहाँ है जोहड़? शेखावाटी और हरियाणा में वर्षा जल संरक्षण का स्रोत। कैसा होता है? टांके के समान होता है, तो टैंक होता है टांका, टांके के आकार का होता है, लेकिन इसका ऊपर का मुख जो है वो गोलाकार और उससे बड़ा होता है, खुला हुआ होता है। किसके लिए? पशुओं और मानव के पेयजल के लिए विशेष महत्व रखती है। खड़ी। जैसलमेर में मध्यकाल में, जैसलमेर में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण की अपनाई गई एक तकनीक है खड़ी। कहाँ? जैसलमेर में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण की एक तकनीक है, जल संरक्षण का एक स्रोत है, जो कृषि पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कृषि और पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है खड़ी। लाभ क्या खड़ी से? क्या उपयोग है, क्या महत्व है खड़ी का? भूमिगत जल में वृद्धि करती है। खरीद में पानी इकट्ठा हो जाता है, बरसात का जो जल है वो खरीद में इकट्ठा करते हैं, और उस जल के इकट्ठे रहने से जो भूमिगत जल है, जो जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, उस भूमिगत जल के स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा, मिट्टी में नमी बनी रहती है, लगातार पानी बना रहता है खरीद में, इस कारण से मिट्टी में नमी रहती है। नमी के साथ साथ ये जो खरीद है, खरीद रबी और खरीफ, रबी और खरीफ दोनों की फसलों के लिए भी विशेष लाभदायक है। दोनों फसल भी आसानी से हो जाती है खरीफ के माध्यम से। खरीफ में पानी रहता है और खरीफ में पानी होने के कारण रबी और खरीफ दोनों की फसलें भी आसानी से की जा सकती है। और ग्रीष्मकाल में पेयजल, ग्रीष्मकाल में गर्मी के समय पर जब पानी की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, क्षेत्र में चारों तरफ पानी सूख जाता है, उस समय पर खरीफ का जल जो है वो पेयजल के उपयोग में भी आता है। इस प्रकार से राजस्थान के परंपरागत जल स्रोतों में आज हमने 4 देखे, बावड़ी, झील, जोहड़ और खड़ी। इन चारों को समझो। इसी के साथ जुड़ करके अगले वीडियो जो है उसमें और आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।